Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, आज हम बात फिर करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम आपको बहुत बढ़िया से बताए थे कि कोरोना वायरस कैसे होता है, कैसे हमारे सेल में एंट्री करता है, फिर सेल में से कैसे रिलीज करता है और कोरोना वायरस पे कौन कौन से ड्रग अभी काम कर रहे हैं। हालांकि 100% उसका कोई एविडेंट है नहीं, बहुत सारे फेज ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन आपके सवाल के साथ साथ हमको कई सारे ऐसे पब्लिक के भी दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या डायबिटिक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को जो हम बनाए हैं, जो कुछ लोगों की तरफ से ऐसा आता है, तो उन सारे क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। आप उसको ध्यान से समझिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो क्लोरोक्विन है वो मलेरिया में यूज होता था। अब ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है, इसका जो स्ट्रक्चर, जो मलेरिया वाले स्ट्रक्चर में जो क्लोरोक्विन था, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में ऐसा क्या हो गया है कि जो कोविड के अगेंस्ट यूज हो रहा है प्रोफाइलैक्सिस में। तो देख लेते हैं। ये केमिकली, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन इसको हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। ये देख लेते हैं। ये इसमें रिंग होता है ऐसे, ये रिंग होगा, ये रिंग इसमें आएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पे क्लोरीन रहता है। और यहाँ पे NH रहेगा और यहाँ पे CH एंड देन CH3, और यहाँ पे रहेगा NH एंड देन CH2 एंड देन C2H5 एंड देन C2H5। ये पहले वाला जो ड्रग था ये क्लोरोक्विन है। बस इसी में यहाँ पे जो C2H5 है, इसी C2H5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और फिर CH2 और CH3 लिख सकते हैं। और फिर इसको चेंज करके हम लोग, मतलब इसी को से चेंज करके लिख सकते हैं ऐसे। अगर सारा चीज़ ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ वाले पोर्शन में N करके यहाँ पे हम कर देंगे CH2OH और नीचे रहेगा C2H5। बस यहाँ पे हाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने बस OH ग्रुप लगा दिया, तो बस इसका नाम क्लोरोक्विन से हो गया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो अभी तक ये देखिए, यही मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिकल साइंस को एक तरीके से इंटरफेस से जोड़ के रखती है। तो ये मलेरिया में काम करता था। अब बस यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके हम यहाँ पे OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिए, तो बस इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और ये कोविड के अगेंस्ट काम करता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ये आया है कि कोविड के पेशेंट में ये कफ वाली बात, कोविड-19 में ये कफ वाली बात क्यों आती है। ये कफ, ड्राई कफ का क्या मतलब, क्या ऐसा चीज़ है जो ड्राई कफ में होता है। तो ड्राई कफ में अगर हम देख लेते हैं, किसी भी आदमी में, जैसे किसी आदमी को अगर BP डाउन होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे एक नॉर्मल फिनोमेना है कि जब किसी आदमी को BP डाउन होता है, सिंपल वर्ड में आम पब्लिक और स्टूडेंट दोनों के लिए, जैसे BP डाउन होता है तो सोडियम के लेवल को हम लोगों को बढ़ाना रहता है। हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा। जब BP डाउन होगा तो हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा, BP डाउन होगा, हार्ट रेट भी डाउन जाने लगता है। तो सोडियम के लेवल को बढ़ाता है, और सोडियम लेवल को बढ़ाने का सबसे बेस्ट काम है किडनी के पेरिल ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं वहां पे, मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स अब जो किडनी होते हैं वो रेनिन निकालते हैं। क्या निकालता है? रेनिन। और रेनिन आगे चल के ये जो रेनिन है, ये एंजियोटेंसिन सिस्टम को, एंजियोटेंसिन 1 एंड देन ये एंजियोटेंसिन 2 ये निकालता है। एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। अब ये आगे चल के और भी अगर हम देख लें यहाँ पे, तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 बनाता है। सिंपली है, किसी भी आदमी को BP हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कलरा हो गया, डायरिया हो गया, उसमें सोडियम क्लास ज़्यादा होगा, BP डाउन हो जाएगा। आम पब्लिक के लिए हार्ट रेट डाउन होगा तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे बॉडी में किडनी को सबसे पहले पता चलेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उससे इफेक्ट होगा। तो इसके चलते सोडियम को ज़्यादा कोशिश करेगा रोकने के लिए, रिटेन करने की कोशिश करेगा। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स अब किडनी से, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से किडनी, आम पब्लिक तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन बस ये जाने किडनी में एक सेल्स होता है जो रेनिन को निकालता है। और रेनिन क्या करता है, यहाँ पे एक रास सिस्टम को चलाता है, इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। हमारे सारे स्टूडेंट जान रहे होंगे पब्लिक में, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम।
रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है और एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 से जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, इसके लिए एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है ACE। अब ये जो ACE एंजाइम है, इसी को बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये ब्रेडिकाइनिन एक होता है, ब्रेडिकाइनिन, क्या नाम है इसका, ब्रेडिकाइनिन। ये ब्रेडिकाइनिन को यहाँ पे इनएक्टिव करता है, ये इनएक्टिव करता है, ये इनएक्टिव करता है। अगर इनएक्टिव ना करे तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, कफ बना लेगा। ये ब्रेडिकाइनिन भी होता है और एक यहाँ पे होता है सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी। तो अगर ये कफ बना लेगा, कब बना लेगा, जब ब्रेडिकाइनिन का इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में ये टूट जाता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में ये टूट जाता है। तो देखते हैं क्या मतलब है। फिर यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 2 में जो कन्वर्जन होता है, इसके लिए एक एंजाइम है ACE, ये बीच का एंजाइम है, जो इधर क्या हो रहा है, ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव बना रहा है, ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव बनाने में कैटालिसिस का काम कर रहा है, और इधर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के काम में आ रहा है। तो अब देखिए, मतलब इसका बाई डायरेक्शनल इसका फंक्शन है। और यही जो ACE है, यही कोविड का भी रिसेप्टर है, ये सबसे बड़ी बात है, यही कोविड का भी रिसेप्टर है। और कोविड रिसेप्टर में ये जो ACE है, ACE, तो ये हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो LIK और H में। मतलब ये ACE रिसेप्टर जो पाया जाता है, ये लंग में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और किडनी में पाया जाता है, और हार्ट में पाया जाता है। ये इतने में ये पाया जाता है, ठीक है। कोविड-19 में जो रिसेप्टर्स है, जिससे जाकर के वायरस बाइंड हो रहा है, वही है एंजियोटेंसिन, जो रिसेप्टर्स है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का जो रिसेप्टर है, वो भी यही है। इसको और डिटेल में हम पिछले में देखे तो अभी भी देख लेते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी आदमी का ACE इनहिबिटर अगर रुक गया, ACE इनहिबिटर अगर रुकेगा तो ACE इनहिबिटर रुकने के 2 चांस है। पहला चांस देख लेते हैं, अगर किसी आदमी को अगर BP डाउन हुआ है तो BP बढ़ाएगा, और BP घटा तो फिर बढ़ा देगा, तो घटा और बढ़ा दोनों होकर के काउंटर बैलेंस हो जाएगा। कुछ समय के लिए आदमी को BP बढ़ा देगा, लेकिन फिर वो काउंटर बैलेंस, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस में ये पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। जब घटा होगा तो बढ़ा देगा, जब बढ़ेगा तो घटा देगा। ये प्लस माइनस होता रहता है, ये प्लस माइनस होता रहता है, जब तक दोनों का काउंटर बैलेंस ना हो जाए। तो BP घटा तो BP बढ़ा दिया गया। अब BP जब बढ़ गया तो फिर इसको रिवर्स हो जाना चाहिए, लेकिन कई लोगों में ऐसा होता है, मैक्सिमम लोगों में, कई लोगों में ऐसा होता है कि एक बार बढ़ गया तो फिर घटता नहीं है, बढ़ गया तो घटता नहीं है। उसका एक और भी कारण है, अब यहाँ पे आम पब्लिक को तो समझ में नहीं आएगा। उसका एक और कारण है, कुछ लोगों में ये जो सोडियम एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी होती है, एक जीन उसमें काम करता है, जीन एक काम करता है, वो जो जीन होता है, कुछ दिन के बाद वो टूटता रहता है, डिग्रेड होता रहता है। तो जब डिग्रेड होता रहता है तो सोडियम बॉडी में कम रुकेगा, लेकिन कई लोगों में वो जीन डिग्रेड नहीं होता है। जब जीन डिग्रेड नहीं होगा तो उस केसेस में वो जो सोडियम को एब्जॉर्ब करने वाला जीन है, वो ज्यादा एंजाइम बनाएगा, सोडियम को ज्यादा रिटेन करेगा, तो आदमी बहुत अर्ली स्टेज में हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाएगा। फिर समझ लेते हैं, BP अगर घटा है किसी भी कारण, कलरा या डायरिया या रोड एक्सीडेंट में या ब्रेन हेमरेज में या ब्लड का ज्यादा लॉस हो गया है, सोडियम का लॉस हो गया, तो उस केसेस में काउंटर बैलेंस करने के लिए BP बढ़ेगा, फिर BP घट जाएगा, काउंटर बैलेंस, दैट्स ओके। अब इसमें जो BP बढ़ाने का प्रोसेस होता है, ये ACE का काम होता है कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, और ये एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है ये, साल्ट रिटेनिंग, मतलब साल्ट को रिटेन करता है, साल्ट को रिटेन करता है। तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, और फिर इसको एक्टिवेट करेगा, अब ये साल्ट को रिटेन करेगा। चलिए, हो गया। अब जब इसको इसमें कन्वर्ट होना है तो यही एंजाइम काम कर रहा है, यही एंजाइम काम कर रहा है, और यही एंजाइम कोविड के लिए भी काम कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो आदमी पहले ही से हार्ट का पेशेंट है, तो उसमें ये पहले से बात है कि ACE इनहिबिटर ज्यादा एक्टिव है, तभी तो ये ज्यादा बना रहा है और सोडियम को ज्यादा कर रहा है, और यही रिसेप्टर है कोविड का। मतलब इसी से जा करके जो कोविड का जो एजेंट्स है, वायरस है, जिसका नाम है SARS-CoV-2, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, और कोविड का मतलब है कोरोना, CO से कोरोना, V से वायरस, और VI से वायरस, और D से डिजीज। कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज। और ये किससे काज होता है, तो ये काज होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 से। तो ये रिसेप्टर
मतलब बीपी के लिए भी है और यही रिसेप्टर कोरोना वायरस के लिए। अगर इस रिसेप्टर को हम डैमेज करेंगे, अगर इसको हम डैमेज करेंगे तो जाहिर सी बात है इधर तो बीपी को भी रेगुलेट नहीं करेगा। दूसरा एक और भी जो इधर काम कर रहा था, जो ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव बना रहा था। अगर ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव बनाता तो कफ नहीं बनता। अब ये जब वो रुक जाएगा, बढ़िया से काम नहीं करेगा, तो ये ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होने देगा। जब इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देगा तो आपको बार बार कफ बनेगा, बार बार कफ बनेगा इन स्पाइट ऑफ कोविड। मतलब कई लोगों को जो कोविड के पेशेंट नहीं हैं, अगर वो एसीई इनहिबिटर्स ले रहे हैं, अगर एसी इनहिबिटर यहां पे दे देंगे तो इससे AG1 से AG2 नहीं बनेगा। AG1 से जब AG2 नहीं बनेगा, इस केसेस में क्या होगा, बीपी डाउन हो जाएगा। मतलब ये सोडियम नहीं रुकेगा, जब सोडियम नहीं रुकेगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा। बीपी, अब सोडियम रुकने से होता क्या है, साल्ट बॉडी में एक्युमुलेट हो जाता है। जब साल्ट बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा तो इससे हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो इसके चलते पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और कार्डियक आउटपुट और मेरी पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीपी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट। मतलब बीपी जो है कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट पे डिपेंड करता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट और बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा और हार्ट रेट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। हालांकि ये बढ़ने से ये घटेगा, काउंटर बैलेंस करने दोनों एक साथ नहीं आप बढ़ा सकते, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा काउंटर बैलेंस में, इस पे हम बात करेंगे। तो एसी इनहिबिटर्स बीपी का दवाई है। एसी इनहिबिटर अगर हम देंगे तो नॉर्मल पास हो गया। अगर एसी इनहिबिटर देंगे, ड्रग में आता है लिस्नोप्रिल या कैप्टोप्रिल है, कैप्टोप्रिल, ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। तो हम देते हैं तो ये इसको रोक देता है, इस एसी इनहिबिटर को रोक, ये एसी एंजाइम को रोक देता है, तब कि एंजियोटेंसिन का एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता है और फिर इससे सोडियम का जो है बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम होता है और इसके चलते बीपी कम हो जाता है। तो जिस आदमी में ये लिस्नोप्रिल लेगा तो भी ये एंजाइम रुक गया, और जिसको कोविड हुआ है उसमें भी ये एंजाइम रुक गया। तो दोनों ही केसेस में अगर हम ये ड्रग दे रहे हैं तभी भी क्या होगा, ये रुकेगा, तो ब्रेडिकाइनिन का इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन नहीं होगा। इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन नहीं होगा उस केसेस में भी कफ बनेगा। और दूसरी बात, जब उसको कोविड के पेशेंट होगा उसमें भी एसी रुकेगा, उस केसेस में भी उसको कफ बनेगा। इसमें इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, कोरोना वायरस में क्लोरोक्विन कैसे काम करता है। तो शॉर्ट में हम इसको बता देते हैं क्योंकि इसके पहले वाले स्लाइड में हम बता चुके हैं। शॉर्ट में हम लोग सारे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या फार्मेसी या डेंटल के स्टूडेंट हैं वो नाम और नाक के बारे में जानते हैं। एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। तो यहाँ पे नाम का कोई काम नहीं है, यहाँ पे नाग होता है। नाग जो है, नाग यहाँ पे एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नाग ये कन्वर्ट हो जाता है नाग एपीमरेज 2 में, एपीमरेज 2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एपीमरेज 2 के बाद ये क्यूनोन रिडक्टेज 2 के प्रेजेंस में यहाँ पे सैलिक एसिड ये बना लेता है, सैलिक एसिड। अब ये सैलिक एसिड एक तरीके का न्यूरामिनिक एसिड है। अब ये सैलिक एसिड जो है एक तरीके का शुगर है। अब ये एक तरीके का मोनोसेक्राइड, मतलब ये शुगर है और ये मोनोसेक्राइड टाइप का होता है, मोनोसेक्राइड टाइप का ये शुगर होता है। अब ये पॉलीमराइज होकर के ये बना लेता है TMPRSS2, ये बना लेता है TMPR, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सेरिन 2 बना लेता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सेरिन 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दे चुके हैं, हम ये इसको दे चुके हैं। अब ये बनाता है, तो फिर ये पॉलीमराइज होगा तब ये बनाता है ACE, ये बनाता है ACE2। अब ये बनाता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। मतलब जो ये रिसेप्टर बनता है, इस रिसेप्टर को बनने के लिए इतना प्रोसेस होता है। अब ये रिसेप्टर बनता है और कहां पे एक्सप्रेस होता है बता चुका हूं, लंग में, इंटेस्टाइन में, किडनी में और हार्ट में। तो जाहिर सी बात है ये रिसेप्टर जहां एक्सप्रेस होगा वहां इस बीमारी को होने के चांस, मतलब जिसको किडनी डिजीज है उसको कोविड होने के चांस ज्यादा है, जिसको हार्ट डिजीज पहले से उसको ज्यादा चांस है, जिसको लंग डिजीज, अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD है या अस्थमा है उसको ज्यादा चांस है। इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर अगर किसी को है, क्रॉन्स डिजीज है या कोई भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर है या अमीबियासिस, तो उस केसेस में उसको चांस रहने का ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर हम ड्रग देते हैं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यहाँ पे रोक देगा, तब ये रोक देगा तो रिडक्टेज रुक जाएगा, तो इससे नाग का सैलिक एसिड में कन्वर्जन नहीं होगा। नाग मतलब एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसका पूरा नाम है UDP
एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं, जिसको देखना है देख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे तो इस एंजाइम को रोक देगा, जिससे सैलिक एसिड नहीं बनेगा। तो सैलिक एसिड नहीं बनेगा तो फिर मोनोसेक्राइड जो होगा शुगर का वो पॉलीमराइज नहीं होगा, और इससे फिर TMPRSS नहीं बनेगा, और फिर इसके चलते ACE नहीं बनेगा। तो ये यहाँ पर भी रुकता है और सीधे सीधे ये ACE को भी रोकता है। इसका बाई डायरेक्शनल फंक्शन है, ये यहाँ पर भी रोकता है और यहाँ पर भी रोकता है। एक और ड्रग ट्रायल में चल चुका है, 4 ट्रायल इसका हो चुका है, जो सीधे इसी को रोक देता है। अभी मतलब कई जगह लॉन्च भी हुआ है, जर्मनी में, फ्रांस में, और ये जापान ने भी लिया है, चाइना में तो मतलब हो ही गया है, बहुत यूज हुआ है। केमोस्टेट मिसाइलेट नया ड्रग है, केमोस्टेट मिसाइलेट। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का क्या है, ये कैसे है, ये हमने क्लियर कर दिया। एक और अब क्वेश्चन आ रहा है कि हार्ट और किडनी डिजीजेज में क्यों होगा। तो हार्ट और किडनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ट और किडनी डिजीज वाले को ये बीमारी ज़्यादा क्यों होता है। तो हार्ट और किडनी डिजीज वाले में ये बीमारी इसलिए ज़्यादा होता है कि जो ACE रिसेप्टर्स होता है वो ज़्यादा एक्सप्रेस होता है इन्हीं में, किसमें, हार्ट में, किडनी में और लंग में। अब चूंकि अपने देश में अगर देखा जाए कि मतलब जो जियोग्राफिकल फ्लोरा एंड जो फुन्ना है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा अपने देश में जो हार्ट के पेशेंट आते हैं सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद से फिर किडनी के आते हैं एंड देन लंग के आते हैं। तो इसलिए ज्यादा आ रहा है, इंटेस्टाइनल वाला अपने वहां कम रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इस पे हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी इसके लिए ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी को यहां पे देखते हैं, प्लाज्मा थेरेपी क्या इसके लिए ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है इसको हम देख लेते हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्या है कि प्लाज्मा 55% हमारे, अगर हम 1 लीटर ब्लड ले लें तो 1 लीटर ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो है ये ब्लड सेल्स होता है, 45% ब्लड सेल्स होता है। तो प्लाज्मा को अगर हम क्यों नहीं सॉल्वेंट मान लें, प्लाज्मा को हम लोग मान लेते हैं सॉल्वेंट, और जो ब्लड सेल्स है उसको हम लोग मान लेते हैं जैसे चीनी है। तो जैसे यहाँ पे ये पानी है, यहाँ इतना प्लाज्मा है और इसमें इतना ब्लड सेल्स है, तो इसी सॉल्वेंट में मतलब प्लाज्मा में ये ब्लड सेल सॉल्युबल होता है। प्लाज्मा को हमने सॉल्वेंट माना और इसको हमने सॉल्यूट माना, ये डिस्पर्सिंग मीडिया है, ये डिस्पर्सिंग फेज है, तो इसमें ये सॉल्युबलाइज होगा। तो जो आदमी को ये बीमारी हो चुका है, कोविड-19 का जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो आदमी का अगर हम प्लाज्मा निकाल लें तो प्लाज्मा निकालेंगे तो उसमें से एंटीबॉडीज निकलेगा। हालांकि जब प्लाज्मा निकालेंगे, इस प्रोसेस को सेपरेट करने को प्लाज्माफेरेसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस से हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं और उसके एवज में हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद से जो ग्लूकोज के जो आते हैं वो नॉर्मल ग्लूकोज, जिसको नॉर्मल सलाइन, वो उसको मिक्स कर देते हैं, उसको मेंटेन करके दे देते हैं। ज़्यादा नहीं निकालते, थोड़ा ही निकालते हैं, निकाल करके कर लेते हैं। तो क्या प्लाज्मा थेरेपी ठीक है। देखिए, ज़्यादातर कोरोना वायरस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि आप ज़्यादा चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो ICMR में काम कर रहे हैं, CSIR में काम कर रहे हैं, तो उस पर अगर वो जब तक नहीं बोल रहे हैं तो आपको और हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोग न्यूज में भी सुनिए, पढ़ रहे हैं, हर चीज़ जान रहे हैं। अगर तुरंत उसमें बोलना चाहा गया, देखिए ओवलाइज करके ये बीमारी ठीक नहीं होगा। हम देख रहे हैं, नाम नहीं रखेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए दिल्ली में बड़े बड़े लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग इस थेरेपी को ले करके बोले ओवलाइज करने के लिए। आप समझ रहे हैं ना कि मतलब मंत्री लोगों को, अपने देश के इन लोगों को तुरंत ओवलाइज कर दिया जाए, तुरंत कैसे ओवलाइज कर दिया जाए। तो बोला गया, तुरंत लोग आ जा रहे हैं टीवी पे, बोल रहे हैं कि प्लाज्मा से तुरंत ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा। हम उस समय नहीं बोल सकते थे, या हमारे से भी बहुत दुनिया इंटेलिजेंट से पढ़ा हुआ है, वो भी नहीं बोल सकते थे, वो वहाँ पे चुप थे। और उसी के सुबह आप देखिए, उस चुप का तुरंत जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो सेक्रेटरी आता है और आकर के तुरंत बोलता है कि ये थेरेपी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, इसको तुरंत भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हम किसी आदमी को बीमारी हो जाता है, किसी भी कोई आदमी अगर पेशेंट हो चुका होता है, इसके बाद जब हम थेरेपी करते हैं, उस थेरेपी को हम लोग पैसिव थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव थेरेपी। 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी पहले क्या है, बीमारी होने के पहले ही उसका दवाई आपके बॉडी में डाल दिया जाए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि बीसीजी है तो बीसीजी का वैक्सीन हम आपको लगा दिए, बीसीजी का या कोई भी एंटीजन हम आपके बॉडी में दे दिए। एंटीजन में 2 प्रॉपर्टी होता है, एक पैथोजन जो बीमारी करता है, डिजीज करता है, और एक प्रॉपर्टी होता है एंटीजन की प्रॉपर्टी, मतलब ये बीमारी को पैदा करेगा। और ये दूसरी इसका जो प्रॉपर्टी है, जब इसको देंगे तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा। तो ये जब भी किसी आदमी को हम देते हैं तो जिस वायरस से या जिस बैक्टीरिया से वो बीमारी होता है, उसी को उस आदमी में डालते हैं, जब उसमें उस आदमी को डालेंगे तो आप कहेंगे वो बीमारी हो जाएगा। नहीं,
जो इसकी दो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से एटीन्यूएट कर देते हैं, छेड़ कर देते हैं, बहुत वीक कर देते हैं, और दूसरे जो प्रॉपर्टी उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो जैसे देते हैं तो ये एंटीजन जाएगा बॉडी में, हम लोगों के बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाता है। और इसीलिए कई बार आप देखिएगा जब एंटीजन देते हैं, एंटीबॉडीज बनता है तो थोड़ा सा फीवर आ जाता है। एक और भी क्वेश्चन इसके साथ हम आपको बता देना चाहते हैं, ये एंटीजन जो है अगर इसको बहुत सही से रख रखाव नहीं किया जाए, बढ़िया से फ्रीज नहीं किया जाए, तो क्या होगा, बहुत पहले जो पैथोजेनिसिटी वाला जो प्रॉपर्टी है जिसको हमने मास्क किया, ये भी एक्टिव हो जाता है। और इसीलिए आप सुने होंगे कि कई सारे बच्चों को वैक्सीन दिया गया और तुरंत जो डेथ हो गया। क्यों डेथ हो गया? ये प्रॉपर्टी तो रखना था, ये भी प्रॉपर्टी बढ़िया से उसको प्रिजर्व न करने के चलते एक्टिव हो जाता है, और उस केसेस में जो है वो बच्चा बीमार हो जाता है पैथोजेनिक में। अब भाई सीधे सीधे क्या है, जिस गोली से आप मरने वाले हैं उसी गोली के आपके बॉडी में डाल दिया गया। आप ऐसे एक्सीडेंटली लेते हैं, आप सीधे सीधे डाला जा रहा है, तो सीधे सीधे हम डालेंगे तो दो प्रॉपर्टी है, जो गोली डालेंगे उसमें दो प्रॉपर्टी है, एक बीमारी प्रोड्यूस करने वाली, और एक एंटीजेनिक। तो बीमारी प्रोड्यूस करने वाले को हम दबा देते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड दे करके एटीन्यूएट कर देंगे, इसको एक्टिव रखते हैं, तो ये जाएगा और एंटीबॉडीज बनाएगा। अब एंटीबॉडी बना के अपने को स्टोर कर लेगा, जब भी इस तरीके का वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगा तो ये जो स्टोर किया हुआ एंटीबॉडीज है उसको मार देगा। अब बच गए। अगर स्टोरेज सही नहीं करेंगे तो इसके साथ ये भी एक्टिव हो जाएगा और दोनों मिल करके आपको मार सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मतलब पैसिव इम्यूनिटी को, यही क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं कि पैसिव इम्यूनिटी कितना सही है। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में अभी कोविड-19 का एंटीजन है, मतलब जो है सार्स कोरोना वायरस 2 है, मतलब ये वायरस जो जिससे कोरोना होता है ये है। तो ये एक तरीके का एंटीजन है। क्या है? एंटीजन है। अब इसके अगेंस्ट हम अपने बॉडी में जब एंटीबॉडीज बन रहा है तब तो ठीक है। अगर हम बाहर से देंगे तो जो एंटीबॉडीज हमारे में है वो तो है, अगर और भी बाहर से एंटीबॉडीज देंगे तो बहुत सारे एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शंस होगा, और एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन जब ज्यादा होता है तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जाता है और किडनी से फिल्टर करता है, और किडनी से फिल्टर करते सीधे सीधे किडनी को डैमेज कर देता है, अब ज्यादा हम इस पर नहीं बोलना चाहते हैं, एक तुरंत किडनी को डैमेज कर देता है। और आप बताइए, जिस आदमी का कोविड-19 जिसको होता है उसका ऑलरेडी एक्यूट रीनल फेलर स्टेज में वो चला जा रहा था, अगर ज्यादा लॉन्ग है तो वो क्रॉनिक रीनल फेलर में भी चला गया रहता है। जब एक्यूट रीनल फेलर उसको पहले ही से है, फिर वो क्रॉनिक रीनल फेलर में भी गया। अब आपने क्या किया, अब जो ये होता ही क्यों है? ये होता ही है जब एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है और एंटीबॉडी जिसके अगेंस्ट बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो चीजें तो डिसोल्यूट हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, काउंटर बैलेंस हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा एक्यूट रीनल फेलर होता है जो रिवर्सिबल होता है, आपको पता नहीं चलता है, किडनी डैमेज होगा फिर वो रिवर्सिबल आ जाता है। इसके बाद से अब जब नहीं सही होता तो क्रॉनिक रीनल फेलर में आता है। तो अगर हम ज्यादा एंटीजन को ज्यादा एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज कराएंगे तो इम्यून कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा और किडनी से फिल्टर होने का चांस ज्यादा होगा। अब किडनी को ज्यादा फिल्टर करेगा तो वहां पे किडनी डैमेज होने का चांस ज्यादा है। मेरे कहने के अनुसार, मेरे को आता है, जितना भी हम जानते हैं, मेरे अनुसार प्लाज्मा थेरेपी अच्छा नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी ज्यादा देंगे और एंटीजन को ज्यादा मारेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ज्यादा होगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब ज्यादा होगा तो उसके चलते रीनल फेलर होने के चांसेस ज्यादा है। यही इसके पहले हमारे और भी वायरस का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, अपने बाहर जो अभी हुआ है आप बस दिमाग लगाइए, ठीक है। वायरस के इन्फेक्शंस में इंसेफ्लाइटिस वाले में भी बोल ही दिए, इंसेफ्लाइटिस वाले में भी यही हुआ था। पैसिव इम्यूनिटी से वो ठीक नहीं हुआ, जब एक्टिव इम्यूनिटी हम लोग कराए, मतलब उस बीमारी को होने से पहले हमने इम्यूनाइज करा। जिस चीज का अगर इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है कि एक्टिव अभी हमने डाल दिया, अभी वायरस का जो ऊपर का प्रोटीन है पता ही नहीं है कैसा है, कोई एक्सीडेंट कर देगा तो फिर वो प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए, इसके बाद से है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट का क्या चांस है। नेक्स्ट है कि जिसको किडनी प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा और ज्यादा कोविड होने के चांस है। कोविड होने की जो चांस है वो और ज्यादा है। क्यों ज्यादा चांस है? कोविड होने के चांस इसलिए ज्यादा है कि जिस आदमी को किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, जिस आदमी को किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उस आदमी में वो जिसको ट्रांसप्लांटेशन हो गया, इसका मतलब वो क्रॉनिक रीनल फेलर में है, तब उसको किडनी ट्रांसप्लांट है। और जब किडनी को ट्रांसप्लांट हम करते हैं तो उस आदमी को इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देते हैं, मतलब इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला ड्रग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो किसी दूसरे का किडनी उसके बॉडी में डाला है वो फॉरेन बॉडी रहता है, हालांकि कितनों मिलाया जाता है वो फॉरेन रहता है, वो बॉडी में एक्सेप्ट कर ले, उसको रिजेक्ट ना करे, इसलिए उसकी इम्यूनिटी को हर दफी जो है दबा के रखा जाता है। और जब दबा के रखेंगे तो वो जो पर्सन होगा वो हर दफी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। क्या होगा? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब the person which having a problem of chronic renal failure and they having a past or
history of transplantation, kidney transplantation, that person is known as immunocompromised patient. Immunocompromised patient मतलब their immunity is not up to mark, their immunity is just to compromised, जिसकी इम्यूनिटी सही है ही नहीं है। और आप बताइए, अभी आप पिछले 3 महीना से यही बात हो रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि ये पर्सन पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो इसको होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसके पास से है, ये क्वेश्चन आया है कि गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है। एक होता है गुड पास्चर सिंड्रोम, गुड पास्चर सिंड्रोम में देख लेते हैं। गुड पास्चर सिंड्रोम एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुड पास्चर सिंड्रोम में कोविड होने के चांसेस कितने हैं। तो पहले बता देते हैं कि गुड पास्चर सिंड्रोम क्या है। एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसे खोज किया था। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे बॉडी में सेल्फ सेल होते हैं और एक नॉन सेल्फ सेल होते हैं। सेल्फ सेल मतलब हमारा हर एक सेल अपने सेल से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि नॉन सेल्फ सेल है उससे रिएक्शन होगा नहीं। सेल्फ और नॉन सेल्फ, जब हमारा अपना ही सेल को मारने लगे, उसको फॉरेन समझ ले, तो अपना ही सेल जब मार देगा तो किडनी डैमेज होगा, और इस तरीके की डिजीज को हम बोलते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। इसकी मतलब जो परसेंटेज होता है इंडिया में बहुत कम है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि प्रोकैल्सिटोनिन क्या है। प्रोकैल्सिटोनिन का इसके से क्या मतलब है। प्रोकैल्सिटोनिन का एस्टिमेशन इसमें क्यों होता है। प्रोकैल्सिटोनिन एक्चुअली में निमोनिया के लिए हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। अगर जिस आदमी में निमोनिया में अगर प्रोकैल्सिटोनिन का लेवल ज़्यादा है, जिस आदमी में निमोनिया हो चुका है, प्रोकैल्सिटोनिन अगर उसका मेजर हमने किया, अगर निमोनिया उसको हो गया, तो उसको 5 फोल्ड कोविड का होने का चांस बढ़ जाता है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इसके लिए हम स्पेशल कोर्स किए हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री। मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ड्रग डिस्कवरी की पैरामीटर को तय करती है। अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत कम लोग ये पा पाए होंगे, हम भी बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा मेहनत किए तभी पाए हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो वर्ल्ड की सबसे फेमस जो है ड्रग की मतलब वो है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर हरदपी 45 या 50 के इम्पैक्ट फैक्टर में आता है। आप सब कुछ करिए, हम लोग का पेपर और लोगों का पेपर 0.5 0.1 पेपर में छपता है, या 1 या 1.5 या 2 पे हालत, ये 45 और 50 तक जाता है, इसी का है। तो ये ऐसा बताता है, कौन बताते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री, जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से ये करता है। हम अब देख लेते हैं, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये है कि CD4 और CD8 का इसमें स्थिति क्या है। CD4 और CD8 का स्थिति इसमें क्या है। तो CD4 और CD8 ये कम हो जाता है, एक तरीके का ये टी लिम्फोसाइट है, ये इसमें कम हो जाता है। CD मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर मतलब मास होता है, बंच होता है। अब उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो उसका नाम दे दिया गया 4, और एक का नाम दे दिया गया 8। बहुत तरह क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ये हम लोगों के बॉडी में HLA सिस्टम, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन से ये मॉडिफाइड होता है, जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन से, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 1 और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन 2। अगर आप होमवर्क करना चाहते हैं तो इस पे करेंगे, तो इससे आप पाएंगे। इसको हम पढ़ते हैं HLA सिस्टम पे। इसके बाद से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरा और फुन्ना में क्या मतलब है। फ्लोरा और फुन्ना मतलब पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है फ्लोरा और फुन्ना के अनुसार, मतलब प्लांट, ट्री, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोडाइवर्सिटी के अनुसार बांटा गया है। तो हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया में जो हमारा जो इंडिया का जो मतलब फ्लोरा और फुन्ना देखा जाए तो ये सबसे मोर बायोडाइवर्सिफाइड रीजन में आता है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन ये है। अब इसमें 3 है हमारे पास, एक वेस्टर्न घाट है, एक हिमालय है और एक इंडो बर्मा रीजन है। तो इसमें सबसे बायोडाइवर्सिफाइड पाया जाता है। मेरे क्वेश्चन कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया है, इसका मतलब यह है कि कोई भी इस तरीके का वायरस जब आया है, सार्स जब आया था तब, या मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया जब, सार्स जब आया था 2003 में तब, या 2012 में जब ये आया था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था तब, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जब आया था तब, ये कुछ लिमिटेड में था। लेकिन ये इंडिया में क्यों आ गया, ये पूरे वर्ल्ड में क्यों आ गया, अब इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। जब हमारे से बहुत एक्सपर्ट पूरे इंडिया में वर्ल्ड में पड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम प्रिविलेज वाले पर्सन हैं, हम प्रिविलेज्ड वाले नहीं हैं, विशेषाधिकार प्राप्त वाले पर्सन नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकते। मेरे कहने का मतलब ये है
कि नियम के अनुसार, बायोडाइवर्सिटी के अनुसार, फ्लोरा और फौना के अनुसार पूरे वर्ल्ड को कई डाइवर्सिफाइड फील्ड में बांटा गया है। मतलब वहां का जो क्लाइमेट है वो अलग है दूसरे जगह के क्लाइमेट से, तो वो जो बीमारी वहां का जो प्लस माइनस होगा वो दूसरे में नहीं जाएगा, दूसरे का इसमें नहीं जाएगा। ये कैसे ये बीमारी चाइना से होकर के पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, मैं क्या कहना चाहता हूं, और जो जापान का जो साइंटिस्ट है वो क्या कहा है, वो सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं। अब इससे ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, समझ रहे हैं ना। अब चाइना की बात को जवाब देने के लिए बहुत हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में लोग पढ़े हैं। हम अपने नॉलेज से बता रहे हैं कि फ्लोरा एंड फौना के अनुसार कोई भी चीज वेरी क्लोज पैरेललिज्म नहीं हो सकती। क्लोज पैरेललिज्म मतलब कोई एक बायोडाइवर्सिटी फील्ड में, बायोडाइवर्सिटी में अगर आ रहा है तो दूसरे में बहुत कम आएगा, तीसरे में उससे कम आएगा, चौथे में और कम आएगा, या दूसरा भी बात, पहले में कम आएगा, दूसरे में और ज्यादा आएगा, तीसरे में और ज्यादा आएगा, चौथे में और ज्यादा आएगा, पांचवें में और ज्यादा जाएगा। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है और बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसमें कुछ आर्टिफिशियल बातें लग रही है। हालांकि इसको कहना, अभी जब रिसर्च चल रहा है कोविड के बारे में, जितना भी मैं बता रहा हूं या जो भी अभी आप न्यूज सुन रहे हैं, इसको भी मैं 100% ऑथेंटिकेटेड नहीं मान रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए 12 से 15 साल लग जाता है और आप अभी 3, 4, 5 महीने में सारी चीजें ले रहे हैं, तो हाउ इट्स पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से जीन ऐसे करते हैं, कौन कौन से जीन ऐसे करते हैं। तो इसमें जो जीन ऐसे हम लोग करते हैं तो इसका नाम है, आप नोट कर सकते हैं, RRT-PCR। इसका पूरा नाम है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ये मैं कुछ भी जो भी बोल रहा हूं, मैं सब बोल रहा हूं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री, ये मेरे पास है, ये सर्टिफिकेट है, और हमें नहीं लगता बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही होगा, ज्यादा बात नहीं करना है। तो आरटी, इस पर बहुत मेहनत हम किए, इसलिए हम बार इसका बहुत मेहनत करने के बाद ये सब जाने हैं। चलिए RT-PCR, अब RT-PCR में 3 तरीके का जीन अब हम ऐसे करते हैं, RT-PCR में ये ऐसे करते हैं। अब ऐसे में 3 ऐसे करते हैं, 1, 2 और ये 3। पहले में ई जीन ऐसे होता है, ई जीन ऐसे होता है, दूसरे में एन जीन ऐसे होता है। मतलब जितने लोग कोविड को अभी आइडेंटिफाई हो रहे हैं सारे लोगों में यही टेस्ट हो रहा है। तीसरा है RDRP। अब ई जीन के लिए क्या है, ये फर्स्ट लाइन जो है स्क्रीनिंग है, कि मतलब क्या है, आदमी अगर ये पास करता है तब सेकेंड लाइन को हम लोग जाते हैं एन जीन के लिए। तो एन जीन क्या है, ये एडिशनल जो है स्क्रीनिंग कन्फर्मेशनरी टेस्ट है, ठीक है, मतलब एडिशनल कन्फर्मेशनरी टेस्ट है। अब इसके बाद से आता है RDRP। अब RDRP क्या है, RDRP है RNA डिपेंडेंट, ठीक है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये RNA होता है, RNA से फिर जो है ये RNA बनेगा, बहुत सारे RNA बन जाते हैं, इसको हम लोग साई RNA बोलते हैं, साई RNA, इसको स्मॉल इंटरफियरिंग RNA बोलते हैं, स्मॉल इंटरफियरिंग RNA होता है। यही एक ऐसा RNA है, ये RNA डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, ज्यादा चौकिएगा नहीं, डबल स्टैंडर्ड में ज्यादा चौकिएगा नहीं। ये RNA ऐसे होता है कि डबल स्टैंडर्ड होकर के सिंगल है, लेकिन कहने का बात है डबल स्टैंडर्ड होगा, एक में स्टैंड में कोड होगा और एक में कोड नहीं होगा, नॉन कोडिंग रिंग में होगा, एक में कोड होगा और एक में कोड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं RDRP, जीन एस हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीन एस हम इसको बोलते हैं, और यही फाइनली कंफर्म करता है, ऐसे करता है। एक और अब क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है कि एक बार किसी आदमी को अगर यह कोविड हो गया, रिकवर कर गया, तो फिर दोबारा चांस है होने की। अब इस पे क्या कोविड, इस क्वेश्चन का क्या जवाब है, क्या इसके पहले किसी को कोविड हुआ था तब तो इस क्वेश्चन को हम बता देंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिसको हुआ है उसको चांस ज्यादा रहेगा कि नहीं होगा। एक चांस आता है, मान लीजिए ये कोरोना वायरस पहले से भी था, ये जो कोरोना वायरस जो सार्स था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो पहले था, जो 2003 में आया था, जो 2003 में साउथ चाइना में जब आया था,
टोरंटो सिंगापुर में जब भी गया था, तो ये भी कोरोना ही वायरस था, ये भी COV, ये भी कोरोना ही वायरस था। तो उस समय उतना ज़्यादा इसके ऊपर जो रिसेप्टर जो स्पाइक्स थे वो उतने ज़्यादा मतलब एंटीजेनिक एट्रीब्यूट को नहीं फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसी ने अपने आप को चेंज करके फिर अभी इस समय इतना ज़्यादा आउटब्रेक कर दिया है, पूरा पेंडेमिक कर दिया है। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि इस बार अभी ये कोरोना वायरस है, अभी ये अपने आप भी ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है? उस समय जब कभी ये नॉन पैथोजेनिक था, नॉन पैथोजेनिक से फिर पैथोजेनिक बना, अब इस समय बहुत क्रॉनिक पैथोजेनिक बन गया है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि अपने बाहर की स्पाइक प्रोटीन को नेचुरली ये बार बार चेंज करता रहता है। इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट, शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। जो वायरस के ऊपर प्रोटीन्स है ये शिफ्ट और ड्रिफ्ट से मतलब चेंज करता रहता है। तो ये भी चेंज करेगा तो इस समय पैथोजेनिक वाला है। जो इस समय कोरोना का जो चल रहा है, कोरोना वायरस, इसके पहले नॉन पैथोजेनिक में था, अभी जो चल रहा है ये पैथोजेनिक वाले में है। अब ये चेंज कर लेगा, नहीं भी करेगा और एक्सप्लोर कर लेगा तो ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक में भी होगा। एक और क्वेश्चन, कोविड जिसको हो गया है कोरोना वायरस से, फिर उस वायरस से तो नहीं होगा, फिर लेकिन दोबारा फिर वो अपने स्पाइक के प्रोटीन को चेंज कर देगा, तो यही कोरोना वायरस फिर दोबारा क्यों नहीं होगा? जाहिर सी बात है, शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। लेकिन इसकी जो चांस है बहुत कम, मतलब 0.1% से भी कम रहेगा। ऐसा चांस जो है ऐसा बहुत कम रहता है, 0.1%। इसका जो चांस रहता है वो 0.1% होता है कि फिर दोबारा उसको होगा। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या क्या इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है। तो इसमें जो है WBC का जो काउंट है ये घट जाता है, WBC का जो काउंट है घट जाएगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन का भी जो काउंट है ये भी जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, सॉरी WBC बढ़ेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एक प्रोथ्रम्बिन टाइम, PT जिसको बोलते हैं, प्रोथ्रम्बिन, जो ब्लड को क्लॉट करता है। और आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज आ रहा है कि जब भी बीमारी किसी को हो रहा है तो लंग में और हार्ट में क्लॉट बन जा रहा है और उसी से उस आदमी का डेथ हो जा रहा है, इसी से उसका डेथ हो जा रहा है। तो ये है। दूसरी बात, क्या इसमें घटा रहेगा? तो इसमें एल्बुमिन जो है, ये एल्बुमिन का जो लेवल रहेगा ये कम रहेगा। और CD4 जैसा कि पहले बता चुका हूं, और CD8 इसका लेवल कम रहेगा, जो एक तरीके का T लिम्फोसाइट है जो हम लोगों के बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू नेचुरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो लास्ट में हम बता देना चाहते हैं, कैसे इसको हम बचेंगे। तो सबसे बेस्ट इसके लिए है एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, ऑक्सीडेंट ले लेंगे। अगर एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट और सबसे सस्ता जो गरीबों के लिए है वो है विटामिन C। आप सिट्रस को ले लीजिए, आंवला को ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। वो क्या करता है, विटामिन C अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। जब अपने आप को कोई चीज ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है, सबसे बेस्ट है। ठीक है। अब इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई सारे पेशेंट जान रहे हैं, सब देख लिए। जो इससे आपको सावधानी हो सकता है वो सावधानी रखिए, कांटेक्ट न करिए, हाथ धुलिए, ठीक है। और जो भी गाइडलाइंस है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, सब लोग जान रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से है, और इसको फॉलो करिए, ठीक है। थैंक यू।